नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ आ सकते हैं। 1 बजे एयरपोर्ट पे वो आएंगे और सीधे उसके बाद कोर्ट चले जाएंगे। एक सैनिकों पर टिप्पणी के मामले में उनको आज कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले 5 बार उनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो गैर हाजिर रहे। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब उन्हें आज कोर्ट में पेश होना है। और ये आखिरी मौका है राहुल गांधी के लिए पेश होने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि वो 1 बजे आएंगे लखनऊ और सीधे यहाँ से कोर्ट जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें, कोर्ट के बाद जब पूरी कोर्ट की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के घर भी जा सकते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दें, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से नरेंद्र मोदी की 1-to-1 हुई थी और उनके परिवार वालों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर पर जाकर मुलाकात की थी। और आज जब राजधानी लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आएंगे तो वो भी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के घर जा सकते हैं और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इस खबर को बता दें कि राहुल गांधी आखिरकार आज आ रहे हैं तो किस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये मामला है, एक निदेशक थे बीआरओ के, जिन्होंने ये पूरा का पूरा शिकायत की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि 16 दिसंबर 2022 को जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उस दरमियान उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसने ना सिर्फ भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया था बल्कि उनके परिवार वालों को भी याद किया था, साथ ही साथ उन्हें भी याद किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सेना ने पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि उनको चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिक को पीटा है, जिसको लेकर के वो भी आहत थे। और न सिर्फ वही आहत थे बल्कि सैनिकों के भी मनोबल में गिरावट आई थी और उसके बाद जो भारतीय सेना थी उसने भी बयान जारी किया था। इसी मामले में राहुल गांधी को आज एमपी एमएलए में कोर्ट में पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने एसएलपी दायर की थी, लेकिन जब यहाँ पर उस एसएलपी को लेकर के बोला कि आप इस एसएलपी के जरिए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई से बच नहीं सकते हैं, उसके बाद वो हाईकोर्ट गए, वहां से भी खारिज हो गई उनकी याचिका। जिसके बाद आज 5 बार उपस्थित न होकर के 6वीं बार आज राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित दर्ज कराएंगे और वहां पर ना सिर्फ अपनी बात रखेंगे बल्कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करते हैं, राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सीबीआई ने छापेमारी की है और वो भी छापेमारी रेलवे दफ्तर में की है, जिसकी गति शक्ति यूनिट है, मिशन गति शक्ति यूनिट है, उस पर सीबीआई की रेड पड़ी है। और इस रेड में डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 4 लोग को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वो भी गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके पास से घूस की रकम भी बरामद की गई है। एक बहुत बड़ी नेक्सस की बात निकल करके सामने आ रही है और ना सिर्फ इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया बल्कि कुछ और अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और न सिर्फ वहां पर जो मौजूद कर्मचारी अधिकारी थे, जब सीबीआई की रेड पड़ी तो भाग गए, बल्कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे वहां पर सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और वहां पर 3 लाख के करीब, 3.25 लाख के करीब वहां पर नगद मिला है, जिसमें बाबू एक है, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक वहां पर इंजीनियर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी चीफ इंजीनियर है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की वजह बताई जा रही है कि एक फर्म थी जिसके बिल के एवज में वहां की जो बाबू थी अंजुम निशा, वो करीब बिल का जो कि अमाउंट बताया जा रहा है 3 करोड़ रुपए, उस बिल अमाउंट का करीब 1% मांग रही थी, करीब 3 लाख रुपए। वही उसी ठेकेदार ने पूरी शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई की जो दिल्ली का मुख्यालय है और लखनऊ का है, दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की संलिप्तता थी उसको ध्यान में रखते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी चीफ इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया है। जो ये मिशन शक्ति यूनिट है, इसमें अमृत योजना के तहत तमाम जो स्टेशन है, लखनऊ मंडल के उत्तर रेलवे की बात की जाए तो करीब 44 ऐसे स्टेशन है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। उन स्टेशनों को बहुत आधुनिक बनाया जा रहा है, एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। इसी में तमाम तरीके की शिकायतें आ रही थी कि अपने अपने चहेतों को ठेके देने के लिए किस तरीके की पूरी प्लानिंग की जा रही थी और अपने लोगों को एंटर कराया जा रहा था। उसके लिए एक अच्छी खासी घूस की अमाउंट थी, वो इन लोगों से ली जा रही थी। और एक बात जब निकल करके सामने आई तो कल जब एक पेमेंट को लेकर के पूरा का पूरा जो मामला था उसमें अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 बड़ी खबरें राजधानी लखनऊ से थी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी उनकी खबर उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए, जैसे आपने बताया कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी अभी लखनऊ पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में वो लखनऊ लैंड करेंगे, हम आपने बताया। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संभावित 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का रायबरेली भी हो सकता है।
और इस दौरे में राहुल गांधी के लिए बेसिकली अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जो अभी तक सूत्रों की माने जो खबर है वो बेसिकली पंचायती चुनाव को लेकर के जो है बैठक की जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ, और ऊंचाहार एनटीपीसी भी जा सकते हैं और वहां पे रात एक दिन विश्राम भी होगा उनका। अभी तक जो मीडिया के सूत्रों के हवालों से खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जैक्टली कब उनका दौरा होगा ये आज क्लियर हो जाएगा शाम तक। लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस एक अपने चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जब से राहुल गांधी कहीं ना कहीं सांसद बने, कई सारे दौरे कर चुके हैं, और अगर बात करें तो हर दूसरे या तीसरे महीने राहुल गांधी एक बार अपनी लोकसभा सीट पर विजिट कर रहे हैं। और इस विजिट में स्पेशली ये होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और जो उनसे डेलीगेशन मिलने जाता है उनको टाइम देते हैं, बात करते हैं। इसका साफ स्पष्ट है कि 2027 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, और जिस तरीके से देखना चाहिए कांग्रेस को फील्ड पे उतरे हुए, चूंकि अमेठी और कहीं ना कहीं रायबरेली दोनों एक ऐसी सीट रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक टफ कॉम्पिटिटर रहा है, लेकिन रायबरेली बड़ी भारी मतों से राहुल गांधी ने ये जीता। और वायनाड को छोड़कर रायबरेली के जिस तरीके से इन्होंने हमेशा के लिए इसको अपनाया, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया कि ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सीट है, और उसको लेकर के कई सारे ऐसे बयान भी सोशल मीडिया पर जारी। लेकिन अब कांग्रेस ने कमर कस लिया है कि आने वाले समय में 2027 का चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उनको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब सशक्त है, और उसमें अपने कार्यकर्ताओं के 1-to-1 बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो जो धरातल पे कार्यकर्ता है उनसे भी अगर ये ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी फेस टू फेस बात करेंगे, और उनसे रणनीति तय होगी कि पंचायती चुनाव में किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। कांग्रेस का क्योंकि अब सिंबल पे ही चुनाव भी होंगे, तो ज्यादातर वो सिंबल को लेकर के और उस पे कांग्रेस कहां स्टेबल कर रही है ये पंचायती चुनाव निर्भर करेगा 2027 का चुनाव। क्योंकि अगर कोई भी चुनाव की बात करें अखंड, तो कहीं ना कहीं जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में न्यू जो होता है वो प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी को मजबूत करेंगे तब हम आगे और बच्चे डेवलप कर पाएंगे, और हमारी जो आगे के स्ट्रेंथ है जो बच्चों की बड़े क्लासों की वो हमारी बराबर बनी रहेगी। तो वही पंचायती चुनाव को अगर देखते हुए तो लोकसभा हो या विधानसभा, खासकर विधानसभा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अभी कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, कल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रदेश के, उनके ऊपर मुकदमा लिखा, उसमें कांग्रेसियों ने हर जिले में लगभग प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा डीएम के माध्यम से राज्यपाल को। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अपनी मजबूती से और एक जिस तरीके से कहते नहीं कि सोनिया गांधी के बाद अगर कोई नेतृत्व कर रहा है नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी राहुल गांधी है, तो रायबरेली को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा ही सराहनीय काम है। क्योंकि जिस तरीके से बीच में दौरे नहीं हुए, ये बड़ा मुद्दा लोकसभा 2000 जी। कांग्रेस जो है वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बने हैं तब से एक अलग ही रूप में नजर आ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात है कि जमीनी हकीकत बात की जाए तो कोई कैडर या कार्यकर्ताओं की कोई टीम नहीं है, लेकिन जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कमान संभाली है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक अलग सी कहानी और उत्तर प्रदेश की एक अलग इबारत लिखती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी बैठक कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधी लड़ाई है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है, जमीन को वापस तो क्या माना जाए समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि चैलेंज नहीं दिखाया तो हम भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। देखिए अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी बीच में जो है रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वारदात हुई थी। उस वारदात में पीड़ित परिवार से मिलने एम्स गए थे जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और उसके बाद जब IBC 24 से प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई और खासकर IBC 24 ने जब बात करी कि सर 2027 के चुनाव में क्या पैटर्न रहेगा, तो उन्होंने एक अभी
खुल के तो किसी तरीके का बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेगी। तो अभी असमंजस है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अजय राय के आने से क्या उत्तर प्रदेश मजबूत हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जो रायबरेली 2024 के पहले लगातार, चाहे सोनिया गांधी सांसद रही हो, चाहे उसके बाद और भी, तो उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि सिर्फ चुनाव जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष या सोनिया गांधी कोई भी वापस नहीं आते। यहाँ की धरोहर जो उनकी अपनी रायबरेली, अपनी खुद की सीट है, उसको जो है गंवाते नजर आ रहे हैं। और इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से खुद भुगतना पड़ा है। तो उसको लेकर के अब सशक्त है राहुल गांधी भी हो या पार्टी के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो हो, या फिर चाहे सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी, जिस तरीके से उन्होंने ये सीट छोड़ी और उसको लेकर के वायनाड गए, तो आने वाले समय में जो प्रश्न उठ रहा था रायबरेली को लेकर के, और रायबरेली गांधी परिवार की हमेशा से सीट रही है, ऐसा जो लोग कहते हैं, वो उससे देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब दौरे पे दौरा कर रहे हैं और 1-to-1 बात कर रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ असमंजस अपना बना करके, जो जिन जिलों में जिन उसमें अपनी दिक्कतें होती है, उनको लेकर के बातें करते नजर आ रहे हैं और सारी चीजें उसको समझ रहे हैं और सुलझाने की कोशिश भी करते हैं कि कार्यकर्ता किसी तरह के नाराज हो। हर जगह, हर जिले में कार्यकर्ता और मजबूती से उभरे और जमीनी स्तर पे मजबूती से काम करे कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए कांग्रेस को समझ में आने लगा है कि अगर कोई हुई जमीन है उसको वापस कर पाना है, जमीन पर उतरना होगा। और इसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। और इतनी बार लगातार कहते थे, उनके बारे में कहावत थी कि सांसद जब चुनाव यहाँ से जीतते हैं, राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं, सोनिया गांधी चुनाव जीतती है, तो केवल किसी मुख्य अवसर पर ही वहां पर आते थे। लेकिन जिस तरीके से और अपनी सीट रायबरेली पे, जहां से वो सांसद है, लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कोई भी टीम है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, उसे वापस पाने के लिए एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए भी होगा कि जब सीटों की बात आएगी, प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ, अपने दावे के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटें मांगते हुए नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए देने के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए, अखंड शोर बहुत हो रहा। बिल्कुल देखिए अखंड, आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि एक मुस्लिम युवक ने एक युवती को तकरीबन साल भर से ज्यादा उसे ब्लैकमेल कर उससे चले कि आवाज आ रही है। आवाज आ रही क्या नहीं, लेकिन कट कट की आ रही। फिर से एक बार, फिर से आप बताइए अपनी बात। अखंड एक युवती, हिंदू युवती, लड़की का जो है प्रसंग में फंसा। ज्ञानेंद्र फिर से जुड़ेंगे, नेटवर्क का कुछ इशू है। अब तक आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? असल यार हम बताना चाहिए, हम हरदोई जनपद के ये जो है सांडी चुंगी ततोरा मार्ग जो ऊपर खड़े हैं, और ये जो एक माइनर है, ये एक नहर दिखाओ, ये नहर विभाग में नहर जाती है ये, और ये दूसरी जो है ये गंगा नाला जो नगर पालिका से ये संबंधित है। और अगर हम यहाँ की बात करें, ये सड़कें जो है गड्ढा गड्ढा से ज्यादा खराब सड़कें यहाँ पर। एक मानटेसरी स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अभी एक 2 दिन पहले एक हादसा हो गया। ये गंदा जो जो नाला हमारे पीछे आप सामने दिखाई दे रहा है, जो ये करीब 10 फुट गहरा गड्ढा, इसमें एक बच्चा गिर गया था, स्कूली बच्चा, जिसको बहुत मुश्किल से निकाला गया था। और अगर अब यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हमारे साथ, कुछ मैम भी खड़ी है, यहाँ बताएंगे उनको समस्याएं को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये आ रही कि जब यहाँ पर कोई समस्या होती है तो नहर विभाग को चाहे फोन किया जाए या किसी अधिकारी को, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है। ये सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। हमारे साथ यहाँ की स्कूल की मैडम, उनसे पूछे क्या है पूरा मामला। जी मैम, क्या है पूरा मामला बताएं। बच्चा बहुत खराब है, हमारे बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। उस दिन मेरा बच्चा गिर गया, एक बच्चा उधर गिर गया इस मामले में, तो उसकी टांग टूटते टूटते बची। हम गए, उसको वैक्सीन लेके आए, घर गए उसके, और उसको सारा उपचार जो होता है हमने करवाया। बच्चों को मेरे बहुत दिक्कत है। मेरे स्कूल में इतनी व्यवस्था खराब हो गई है कि मैं क्या करूँ। पेरेंट्स आते हैं, लौट जाते हैं। मैंने उनका कहा जुलाई की आपकी फीस माफ कर देंगे, आप अपना खर्चा करके बच्चा भेजें। मेरे हस्बैंड बराबर मिट्टी करवाते हैं, जरूरी करवाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन टिकट को हम लड़ सकते हैं, पर इंसान की अव्यवस्था को हम कैसे सुधारें बताइए। ये तो आप ही लोगों का काम है, हम कैसे कर सकते हैं। मैम आपने क्या किसी अधिकारी से बात की या किसी को अपनी हिस्सा वगैरह दी? जी अधिकारी ने क्या कहा? दिया गया है, एप्लीकेशन भी दिया है।
हमारे भाई साहब और घुमा दो। जी वैसे बताएं क्या है पुराना ये आप अभी गड्ढा है कचौरम बाइंडर है कि 30 साल से पानी बंद जी जी आपकी बार नहर विभाग ने सफाई करा थी और अचानक पानी खोल दिया और इसकी कोई व्यवस्था नहीं की तो पानी जहाँ पे नीचा पड़ रहा है वहाँ ओवरफ्लो होकर ये बार बार कट जा रहा है लेकिन कई बार जेसीबी भी चलवा चुके हैं मतलब चल जाएगा लेकिन पानी पीछे कितनी देगा ये हो जाता है 3 से 4 बार करीब फट चुका है ये और आगे जो है आगे चित्तर हुआ के पास जो मलबा वलबा पड़ा है उसकी सफाई नहीं हुई थी तो पानी ठोकर लेके यही काट देता था। ये समस्या कितने दिनों से चल रही है ये अभी करीब 8 दिन हो गए 8-10 दिन लेकिन ये पानी छोड़ा गया 1 महीना करीब हो चुका पानी छोड़ा 1 महीने में 4 बार ये आदर्श एक सवाल ये कीजिएगा कि आखिरकार आदर्श ये सवाल कीजिए कि आखिरकार इन शिकायतों के लिए कब से किन अधिकारियों के पास वो पहुंचे थे, किनसे उन्होंने शिकायत की थी, कब ये शिकायत की थी कि जिसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया है? कम से कम इन लोगों से पूछिए जो लोग ये बार-बार ये समस्या उठा रहे हैं। काफी टाइम हो गया बस होता है आ जाएंगे हो जाएगा मेरे हस्बैंड 8-9 बजे रात तक यहाँ जुटे रहे काम हुआ लेकिन कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण उसके बाद हाँ ये हुआ कभी ट्राली कच्ची मिट्टी है सबसे भर जाते बच्चे गिर जाते हैं मैं खुद 2 बार गिर चुके हैं और मशीन लिया सब कुछ लिया लेकिन फिर भी आ रहा है डर है कर रहा है ये। लेकिन हमें प्रशासन से अनुरोध है कृपया मेरी प्रॉब्लम का फ्यूचर निकाले यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे को दिखाया जाए अपना लाइट चल रहा है कैमरा बेटा आप स्कूल में पढ़ते हैं कैसे यहाँ पर आते हैं आप लोग जी बताएं अनमोल कौन है बेटा यहाँ संस्था में सामने आप ये आदर्श इस खबर यहाँ को आप स्कूल है 9 बजे पास में आप लोग आदर्श में डिटेल में खबर बनाइए और कम से कम बताइए समस्या और ये आते हैं भी यहाँ पर जानिए जी जी आदर्श इस खबर को आप डिटेल में 9 बजे में जी आप बनाइएगा तो और यहाँ बताइएगा पर लेकिन हादसा क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने आखिरकार क्यों अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला है? किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं? कोई अगर बड़ी घटना दुर्घटना हो जाएगी तब क्या जागेंगे? नींद से तब जागेंगे? तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अधिकारियों से भी पूछिएगा कि आखिरकार इतनी बार लोगों ने अपनी शिकायत आपके पास की है, लेकिन इस समस्या का समाधान कब तक आप करेंगे? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई डेडलाइन बता दीजिए। उस डेडलाइन के अंदर किसके अंदर ये सही हो जाएगा। लेकिन किसी हादसे का न्योता आप मत दीजिए। यहाँ पर तमाम अगर आप बच्चे के यहाँ पे इस तरह की घटना बताई, उस तरीके से वहाँ पे लोगों ने बाहर उसको निकाला। अगर कोई घटना घट जाती, एक मासूम की जिंदगी चली जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जब खुले नाले के स्लैब में एक युवक गिर के मर गया, 28 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो कहीं न कहीं ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन या तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए और कम से कम इसके लिए कोई न कोई ज़रूर कदम उठाने चाहिए। इसका आदर्श 9 बजे में एक बड़ी खबर, बढ़िया खबर बताइए बनाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर एक बात मैं और बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारी को ये देखने को मिल रही है जबकि यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उन्होंने सभी जिला अधिकारी हो चाहे अधिकारी हो सभी के मल व्हाट्सएप पर कर दिए हैं और फोन उठाने के लिए कहा लेकिन कुछ हरदोई जनपद के ऐसे लापरवाह अधिकारी बैठे हैं जो फोन को उचित नहीं समझते हैं मैं चाहता हूँ कि अपने जिला अपील करता है कि ऐसे अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि वो फोन उठाएं और पब्लिक की समस्याओं को सुने जी जी हाँ बिल्कुल ऐसे अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर समस्या के लिए अधिकारियों को बैठाया गया है और मुखिया समस्या सुन रहा है, जनता दरबार लगा रहा है, तो इन अधिकारियों के पास क्या इतना समस्या सुनने के लिए समय नहीं है कि फोन उठा करके लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और कम से कम बैठाया गया तो उनकी समस्याओं को दूर भी किया जा सके। ऐसे अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए खबर को बनाइए, कम से कम ये पूरा देश प्रदेश देखे कि हरदोई जिले के जो अधिकारी हैं किस मस्त जिंदगी से जी रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश कौन सी बड़ी खबर है? आकाश अनम्यूट कर लीजिए। अखंड जी आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश गुप्ता जी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। इसमें भाजपा को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। तो राकेश गुप्ता जी थे 4 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके थे और जो संगठन को है वो अपने मजबूती के साथ उन्होंने गांव-गांव जाकर काम किया था और संगठन को मजबूत बनाने का भी काम किया था। इसको लेकर आज वल्लभ नगर स्थित आवास पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी और सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है जिस तरीके से राकेश गुप्ता जी थे जिला अध्यक्ष पूर्व के थे और ये काफी संगठन को में मतलब काफी समय से लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते थे और भाजपा को पावर नेता भी कहा जाता था जिससे एक आकाश भाजपा नुकसान हुआ है।
बिल्कुल बड़ा नुकसान हुआ है। एक अच्छे नेता भी थे, क्योंकि अगर लगातार कोई व्यक्ति अपने कामों की वजह से जनता उसको जिता करके भेजती है, तो कहीं न कहीं वो एक अच्छा ही व्यक्ति होगा। भाजपा को कितना नुकसान हुआ होगा ये अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं जिस क्षेत्र के लिए, जिस जनता के लिए वो हरदोई पीलीभीत में काम करते थे, उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र बताइए। बिल्कुल देखिए, अखंड आपको बता दें कि एक मुस्लिम युवक ने जो है हिंदी युवती को पहले अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया और तकरीबन 2 साल से अधिक समय तक उसके साथ अवैध संबंध बनाए। फिर उसके बाद उसका अश्लील वीडियो वो अपने मोबाइल में कैद किया। फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने से अधिक युवती को जो है ब्लैकमेल करता रहा। आपको बताते चले कि अभी तक युवती ने कुल उसको जो है 2.5 लाख रुपए दे दिए। कल देर शाम का मामला है। प्रतापगढ़ के शहर के बीचों बीच में एक होटल है। उस होटल में ओयो होटल है, कहा जाता है कि उस होटल में युवती को बुलाता है और उससे अब की 4 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और युवती पहले तो अपने घर में 2.5 लाख रुपए की बात नहीं बताई थी, क्योंकि कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 10,000, कभी ऐसे करके उसने पैसे दिए थे। 50,000 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसने बताया कि हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिया था। परसों देर शाम जो है युवती ने अपने परिवार वालों को बताया, तो परिवार वाले भी स्तब्ध रह गए और युवती की बातें पूरी सुनी तो स्तब्ध रह गए। पहले तो परिवार उस युवक को सबक सिखाना चाहता था, तो युवती उस होटल में पहुंचती है। परिवार वाले पहले से ही घात लगा के वहां बैठे रहते हैं, चारों ओर तितिर बितिर रहते हैं। दिलीपपुर का ये युवक बताया जा रहा है। फिर युवती के साथ होटल में पहले जबरदस्ती की जाती है। सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि युवती मना करती है और पैसे देने की बात करती है, तब भी युवक जो है उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो मुस्लिम युवक रहता है। फिर उसके बाद युवती अपने किसी तरीके से बाथरूम में जाकर के अपनी जान बचाती है। फिर परिवार वालों को फोन करती है, तो परिवार वालों को ये चाहिए था कि पुलिस को सूचना दी जाए, लेकिन परिवार वाले पहले मुस्लिम युवक को बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और उसे अधमरा करके सीढ़ी से गिरा करके जो है नीचे तक लाते हैं। सड़क पर भी उसे मारा जाता है और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है और तकरीबन ये 45 मिनट तक उस बीच सड़क से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहता है। जी हाँ, ये होटल था, वहां से चौकी की दूरी मात्र 210 मीटर की दूरी है। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 210 मीटर की दूरी है और पुलिस 45 मिनट बाद पहुंचती है। युवक को जो है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। फिर उसके बाद युवती को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ। देखिए, युवती को जब हिरासत मिली जाती है तब भी वहां पे उस होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। तकरीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पूरे उस होटल में मचता है और उसके बाद युवती को हिरासत में लेकर के प्रतापगढ़ कोतवाली लेकर आया जाता है। तब वहां जाके पूरा मामला खुलता है कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। फिलहाल युवक की अभी हालत गंभीर बनी हुई है। इसे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल भेज दिया गया, स्वरूप रानी हॉस्पिटल। युवक का इलाज चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि युवक की ओर से, जो मुस्लिम युवक मकसूद है, उसकी ओर से भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और लड़की की ओर से भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल अब बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है होटल संचालकों पर, क्योंकि आज से 2 महीने पहले ऐसे ही एक होटल में एक युवती की हत्या करके वहां से 2 युवक फरार हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और अ, पूरे होटल को सीज किया जाता है। फिलहाल कुछ दिन बाद होटल खुल जाता है, लेकिन पुलिस पूरे प्रतापगढ़ शहर में एक अभियान चलाती है कि लोकल रहने वाले हैं उनको होटल नहीं दिए जाएंगे और ये नियम भी कहते हैं कि लोकल एड्रेस पे आप होटल नहीं दे सकते। तो किस बेस पे ये लोकल के होटल्स को लोकल लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और एक एक 2-2 घंटे के लिए रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो क्या प्रशासन ऐसे करेगी? सबसे बड़ा सवाल निशान यही खड़ा होता है कमले के ऊपर कि अगर इस पे लगाम लगाई जाए, युवक और युवती जिस तरीके से कल ये देखने को मिला और उसके पहले 2 महीने पहले भी देखने को मिला था, तो ऐसा देखने को ना मिले। अभी तक यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक अमला सवाल तो इसके ये है कि साथ बैठा हुआ है। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब देखने यानी सवाल यही है ज्ञानेंद्र कि आखिरकार बिल्कुल एक युवक युवती जाते हैं और
युवक जो है वो जिस दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है वो लड़की के साथ इस तरीके के शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद उससे ही धन उगाही करता है, ब्लैकमेल करता है, उसके वीडियो वायरल करके बर्बाद करता है। क्या ऐसी स्थिति में किसी को क्या ऐसे लोग, क्योंकि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छांगुर बाबा जिस तरीके से जो एक पूरा का पूरा एक संगठन निकल करके आया, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात निकल करके सामने आई और उसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं उनको फंसाने का काम किया जाता है। पहले आपको प्रेम जाल में फंसाने की बात की जाती है, हिंदू बता करके आपको प्रेम जाल में फंसाया जाता है। उसके बाद उन अगर वो लोग रजामंदी से मान जाते हैं, धर्म परिवर्तन मानते हैं, गतिविधियां या इसी देखिए कहीं ना कहीं एटीएस और यूपी पुलिस भी इस बारे में जानकारी हासिल कर रही है कि लव जिहाद हो या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं, संगठन से जुड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर संगठन काम कर रहा है, बड़ा नेक्सस है, तमाम लोग शामिल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें भी इस तरीके की बातें निकल करके सामने आए, क्योंकि दो धर्म से जुड़े हुआ मामला है, ये दो अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है और वैसी ही बातें जैसे आप ये पूरी बात बता रहे हैं, कुछ ऐसा ही मामला कांगूर बाबा से जुड़े हुए मामलों में भी खुलासे हो रहे हैं कि लगातार ऐसी ही बातें सामने आ रही है। तो क्या अवैध धर्मांतरण के साथ आप कौन कास्ट के भैया? वो सब पंडित लोग हैं। बिल्कुल अखंड अखंड जी, मैं पहले किसी के साथ से कहूंगा कि अपने बिल्कुल देखिए, अखंड मैं अब बात करता हूँ कि आप इन दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला कहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से बीते शनिवार, जो अभी लास्ट शनिवार गया है, इसमें एक ऐसा मामला देखने को मिला। एक युवक था जिसका वो अपना नाम विकास बताया, फिर उसके बाद जो है उसने एक हिंदी युवती को फंसाया। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है माँ बेला देवी धाम जिसे कहा जाता है, और वहां पे उस युवती के साथ विवाह करने जाता है। तो देखिए, कुछ लोगों को पहले से ही शंका थी कि ये मुस्लिम लड़का है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, तो उन्होंने दूर से ही एक फोटो खींच के उसके गांव में ही भेजा गया, उसको पता कराया गया। तो बाद में वो मुस्लिम लड़का निकलता है, तो बड़ा बवाल मचता है बीते शनिवार को। और ये कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन, अगर युवती शादी कर लेती, युवती कोरों के रहने वाली थी, और क्योंकि एग्जैक्टली मैं एड्रेस है, क्योंकि युवती नाबालिग थी, मैं एक ऐसे वैसे बता रहा हूँ कि कोरों की रहने वाली थी एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन युवक ने फंसाया 17 साल की युवती को, किशोरी को। फिर उसके बाद फंसाने के बाद बकायदा उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, और उस इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई थी, कई ऐसे रील्स बनाए थे कि वो हिंदू ही धर्म से है, और कहीं हर एक धामों पे जाके दर्शन करके उसको फोटो भेजते थे। माँ बेला देवी धाम पे पहले युवती को कोरों से लेकर के आता है, माँ बेला देवी धाम पे शादी कराने के बात को लेकर के जाता है। लेकिन ये कहेंगे कि उस युवती की जान बच गई, क्योंकि अगर वो उसी लड़का उससे शादी करता तो कहीं ना कहीं बाद में युवती को पता चलता तो बड़ा ही होता। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस ने इसे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया, सबसे बड़ा एक्शन ऐसे लिया कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, और जब उसकी कुंडली पगा ली गई तो उसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज थे, और एक हिस्ट्री सीटर भी था जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। सोचिए, उन लोगों को कहें जो माँ बेला देवी धाम पे खड़े थे, और केवल एक शक के बेस पे उन्होंने केवल एक फोटो खींच के उस पर्टिकुलर गांव में भेजा और पहचान हो गई। समय पे युवती की एक तरीके से कह सकते हैं कि जान भी बच गई। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के। देखिए, बिल्कुल पर्टिकुलर मैं पूरे प्रतापगढ़ जिले को नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे कुछ थाने के अंतर्गत है जहां धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत ही तेजी से होता रहता है। मैं बात करूंगा, पहली बात तो पट्टी थाना क्षेत्र का अंतर्गत है, जहां पे धर्म परिवर्तन का जो जोरों से देखा जाता है। अक्सर 2-3 महीनों में एक ना एक मामले खुलते हैं, लेकिन पुलिस उस पर भी कार्रवाई करती है। लेकिन अगर ऐसे क्षेत्र चिन्हित है, जैसे पट्टी हो गया, कुंडा हो गया, आपका मानिकपुर थाना क्षेत्र हो गया, ऐसे 3 थाने बताए हैं, और भी ऐसे 3-4 थाने हैं जो पर्टिकुलर इन्हीं सब चीजों के लिए जाना चाहता है। लेकिन पुलिस पहले से एक्टिव क्यों नहीं होती है? एसटीएफ मिनिमम देखा गया कि इन दोनों चीजों में हर वक्त एसओजी और एसटीएफ ही एक्टिव रहती है। तो अगर ये पुलिस पहले से एक्टिव हो, सूचना अगर रहती है कि यहाँ पे होता है, हमारे ये सब धर्मांतरण का काम होता है, तो धर्मांतरण के कार्यों को रुकवाया जा सकता है। प्रतापगढ़ में एक बार देखा गया था सन 2022 में कि धर्मांतरण कराया
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की बात की है और सत्ता जैसे अलग आपने नए नए आए तो उसी समय बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि एसटीएफ और एसओजी या फिर एटीएस, ये टीमें क्या स्पेशल जो टीमें हैं, क्या वही अपराध को और इस तरीके के जो असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, जो एक अपराध का एक संगठन बना करके कोई काम कर रहा है, क्या वही लोगों की जिम्मेदारी है? लेकिन आपको इस बात के लिए जानकारी के लिए बता दें, जो भी अधिकारी इस तरीके के, जैसे छांगुर बाबा के केस को जोड़ते हुए बता दें कि छांगुर बाबा जब तक वहां पर जिस तरीके से अवैध कमाई की है, उस दरमियान जो अधिकारी वहां पर पोस्टेड थे, उनका भी ब्यौरा तलब किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में उन पर भी गाज गिरे, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बात पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी पॉइंट रेस की है, क्या एसटीएफ एसओजी ही है जो ऐसे मामलों के खुलासे करेंगी? आप क्या करेंगे? आपके जिम्मे नहीं है क्या? आपको नहीं समझ में आता कि आसपास के इलाकों में क्या घटनाएं घट रही हैं? तो कम से कम आपको समझना चाहिए कि इस तरीके से अवैध धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं या फिर लव जिहाद के मामले आ रहे हैं या फिर कोई भी मामला आ रहा है, क्यों एसटीएफ और एसओजी की ही टीम ऐसे अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है? आपके पास क्या आपके सूत्र कहीं चले जाते हैं? क्या आपके सूत्र को कोई जानकारी नहीं है या पुलिस वहां का जो जिला प्रशासन उसके पास कोई उनके पास जानकारी नहीं है? जब मामला खुलता है तब वो कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ज्ञानेंद्र बड़े अधिकारियों से, वहां के सुपर सीनियर अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार ऐसे मामलों में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है कि आखिरकार आगे चल करके ऐसे मामले ना बढ़े। लेकिन लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करती जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय पैदा करे, जो इस तरह के काम करते हैं? इसका जरूर इन सवालों का जवाब लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। इसकी कौन सी बड़ी खबर है? सुल्तानपुर जनपद से अखंड बताते चले, मनोज कुमार सुत झुंगरी, ये प्रजापति कास्ट के हैं, निवासी है और आपका थाना दोनों इनका जयसिंहपुर पड़ता है, जनपद सुल्तानपुर के। तो इनके साथ इनकी जमीन का सीमांकन राजस्व टीम और पुलिस टीम से 5/7/2025 को किया जाता है और उस दिन तो विपक्षी पार्टी इनके साथ कोई वारदात नहीं करती, लेकिन सुबह 6 तारीख को इनके साथ काफी लोग आके इनके साथ घटना को अंजाम देते हैं, महिलाओं को मारते हैं और ये जो हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, इनके ऊपर धारदार हथियार से काफी तगड़ा वार करते हैं, जिसमें सर पे इनके 14 टांके लगे हुए हैं। ये अपना एफआईआर जाते हैं, पहले तो उनके सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब एफआईआर करने जाते हैं तो केवल 4 लोगों को मामूली सी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। बाकी और लोग जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, पुलिस अधीक्षक से भी कल बेचारे मिले, तो पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि अगर आपको धाराएं बढ़ाना है, गंभीर मुकदमा आपका लिखवाना है, तो आप माननीय दीवानी न्यायालय का सहारा लीजिए। ये सुल्तानपुर के बताइए दुखद इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं और इतनी बड़ी वारदातें होती हैं। और अगर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर के पहुंच रहा है, तो आप जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते आप ये बताएंगे कि आप माननीय न्यायालय पहुंच जाइए। ठीक है, बिल्कुल, अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो न्यायालय पहुंच, लेकिन आप क्या करेंगे? शिकायत है तो शिकायत मामला बोला है, अगर केवल मामला की बात की जा रही है तो कोई काम नहीं कर रही खुली धाराओं में उनके खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, इसका डर पैदा होगा उन अपराधियों के मन में। क्या वो अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने इस तरीके के अपराध को अंजाम दिया है, तो क्या उनके मन में भय पैदा होगा? या फिर आप ये कह देंगे कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, कहेंगे न्यायालय चले जाइए? न्यायालय इनका ये भी कहना है, अखंड इनका ये भी कहना है कि अभी भी वो घात लगाए बैठे हुए हैं। महिलाओं को तो काफी मारे पीटे थे, हमको हमारे साथ इतनी बड़े सर पे चोटें आई, लेकिन अभी भी वो घात लगा के आम घाती हमला करने की फिराक में है। पुलिस जो है ठंडे बस्ते में इनका एप्लीकेशन डाल दी है। एक दिन जिस दिन घटना हुई, केवल सिपाही और दरोगा जाते हैं, तब से बार बार ये थाने सीओ के यहाँ एसपी कार्यालय में आके बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको निराशा ही निराशा दिख रही है। और एफआईआर में केवल 4 लोग नामजद हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये बता रहे हैं 10 से 15 लोग हमको जो है ऐसे थे जो हमारे साथ घटना किए, लेकिन उसमें मात्र 4 ही लोगों का नाम मेंशन किया गया और मामूली सी धाराएं मारपीट की लगाई गई हैं। इनसे आप पूछ भी सकते हैं। सर, हमारे घर में आकर घर में सुबह 7 बजे करीब हमारे घर के अंदर घुसकर मारे हैं और दरोगा साहब से जब हमने सारी चीज़ें बताई
वो कह रहे हैं कम से कम हमें गवाही अगर दिलवाओगे, गांव का कोई गवाह देगा, जब ही हम आपका कुछ हेल्प कर पाएंगे। हमने कहा साहब हमारे पास उसका कोई वीडियो बनाया है और वो वीडियो हमारे पास है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख लो, लेकिन हमारे गांव के सारे आदमी डर गए हैं उनके वजह से, इसीलिए कोई गवाही नहीं दे रहा उनके खिलाफ। कौन है लेकिन वो लोग? हमारी क्या कहीं आपराधिक सुनवा प्रवृत्ति या उसमें कोई अपराध की कोई स्थिति है? कौन है ऐसे लोग जो अपने काम कर रहे हैं और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई, जैसे आरोप कार्रवाई नहीं वो भयभीत कर रहे, क्या वो लोग जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर वो रही है, लोग पंडित है, भयभीत? हमारी जगह है, जबरदस्ती से हड़प लिए। वो कोई पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जाता हूँ कोई कुछ बताता है वहाँ जाओ, कोई कहता है दीवानी जाओ, और उल्टा सीधा कहते हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया हूँ। जमीन हमारी है, खतौनी हमारे पिताजी के नाम है, लेकिन वो लोग उल्टा सीधा करके हमें इसी में गुमराह कर रखे हैं। जगह जगह पर मिल रहे हैं, हर जगह केवल मार रहे हैं। एक बार नहीं, तीन तीन बार मार चुके हैं, और तीनों बार मैं थाने में उसकी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन हर बार जाता हूँ कहते हैं इनके नाम FIR हो गया है, अब आज के बाद मारेंगे नहीं। उनको थाने में बुलाया जाता है, हमारा समझौता करवाते हैं पुलिस वाले, अब ये समझौता कर लो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और ऐसे करते करते 4-5 बार मार चुके हैं, और हर बार के दरखास्त जो डाला हूँ, दरखास्त हमारे पास है, कितना बार उन्हें मैं दरखास्त डाला हूँ। अब ये अगर देखिए एसपी साहब अखंड इनके सुल्तानपुर पास के, देखिए एप्लीकेशन, एक मिनट, सुल्तानपुर के एसपी साहब अगर इतना सुन रहे हो पुलिंदा आप, एक एप्लीकेशन का। पीड़ित है, अगर पीड़ित आकर के अपने दर्द को बयान कर रहा है और लगातार पुलिस की सहयोग नहीं करता है, अगर कोई पीड़ित है कम से कम आपको इसके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, जो बातें हों कम से कम उसके हिसाब से इनके उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 से 5 बार अगर इस तरीके से उनके साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो आखिरकार सुल्तानपुर के जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, दरोगा हैं, तो सवाल नहीं खड़े होंगे कि कहाँ जाके गुहार लगाएंगे? क्या कैमरे के सामने आकर के अपनी बात रखेंगे तभी इनको न्याय मिल पाएगा, या फिर आपके सामने अपनी बात को रखेंगे तब न्याय मिल पाएगा? अगर सुल्तानपुर के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनके अंदर संवेदनाएं मर चुकी है क्या कि इस ऐसे पीड़ित व्यक्ति लगातार गुहार लगा रहे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है ये सुल्तानपुर पुलिस के लिए कि अगर सुल्तानपुर का एक व्यक्ति जिसके जो ये बार बार आरोप लगा है कि उसके बाद एक बार नहीं उसके साथ 3-4 बार मारपीट हुई, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट हुई है, माताओं बहनों के साथ मारपीट हुई है, तो आप कर क्या रहे हैं? कम से कम आपको सवाल अगर वो उठा रहे हैं तो उन सवालों को कम से कम जवाब देना चाहिए, और जो भी न्याय संगत हो, अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कब करेंगे वो कार्रवाई? कब इनको न्याय मिल पाएगा? ये क्या न्यायालय जाएंगे? अगर ऐसी बातें निकल करके आप कह रहे हो कि न्यायालय जाइए, वहां से आपको न्याय मिलेगा, वहां से धारा बढ़वाइए, क्या आप जरा ये बताइएगा किसने आपसे ये बात बोली थी कि आप न्यायालय जाइए और न्यायालय में जाकर के धाराएं बढ़वाइए? हमें बोले हैं जिस हिसाब से आपको दिक्कत उस हिसाब से उन्होंने कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है या हुआ है, आप दीवानी जाओ, वहां से इसको मुकदमा को बढ़ाया जाएगा, धारा जो कम लगी वो सही किया जाएगा। और हम ये इतना किसने दिन से बोला? दौड़ रहे हैं, कभी ये स्वयं एसपी साहब हैं, इससे ही हमारी बात हुई थी। अब आप ये सुन रहे देखिए हैं? पुलिंदा है अगर इनके अगर पास। अगर कम ये से देखिए कम पुलिंदा भी से दिखा कम रहे हैं, और इन्होंने देखिए अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो आप किसी को क्या इस तरह से क्या कहना चाहिए? जो बातें हैं आप तो बोल नहीं रही, टाक के सर पे जो लगे वो तो झूठ बोल नहीं रहे, चोट जो लगी वो झूठ तो बोल नहीं रही है। तो कम से कम ऐसे अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई कीजिए। कितना मनोबल बढ़ा हुआ है क्या अपराधियों का? क्योंकि यूपी पुलिस तो वैसे भी जानी जाती है कि अपराधियों के अंदर खौफ है, और यहाँ अपराधियों के अंदर ऐसा कौन सा खौफ है कि लगातार पुलिस की शिकायत करने के बाद वहां पर समझौते की बात होती है और लगातार अपराधी मार रहे हैं? तो ये खौफ है क्या? किसी को खौफ कहेंगे अपराधियों के मन में कि आप, एक तरफ समझौते की बात होती है, दूसरी तरफ उस पीड़ित को मारा जाता है, तो कैसा समझौता है? किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए? कम से कम ये सवाल तो खड़े होंगे ना। अखंड आपको बताते चले कम से कम इन्होंने IGRS पोर्टल पे 70 से 75 बार इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उस पर भी झूठी केवल ऐसे मनगढ़ंत रिपोर्ट लगा दी जाती है। IGRS पे हमने पढ़ा है कि IGRS की जो भी रिपोर्ट लगी हुई है वो केवल ऐसे इनके पक्ष में ही नहीं लगती हैं।
पुलिंदा लेके बेचारे घूम रहे हैं। आज इनसे मुलाकात हुई। बात अलग होती है, खाना पूर्ति कम से कम नहीं करनी चाहिए, तो सही बात है कम से कम उसे बताना चाहिए। और व्यक्ति सामने बैठे हुए आरोप लगा रहे हैं तो ऊपर जांच के बाद कम से कम सच्चाई लाने की बात होनी चाहिए। और लगातार से कम व्यक्ति की शिकायत पर कम से कम कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। और लोगों तक पीड़ित है अगर शिकायत कर रहा है कि करनी है अधिकारियों से पूछेगा आखिरकार एसपी सिंह की, आखिरकार जब आपके पास कोई पीड़ित पहुंचता है तो क्या आप उससे बोलते हैं कि न्यायालय में जाकर के आप धाराएं बढ़वा सकते हैं? क्या बहुत जी कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से? बिल्कुल अखंड बस्ती से मैं बड़ी खबर की बात की जाए तो पिछले अगर बात की जाए 15 दिनों की मैं आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बस्ती में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो बच्चों के जो हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही सामने, लापरवाही यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल के संचालक है, नोट कमाने के चक्कर में जो नाबालिग जो बच्चे हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। फिलहाल पिछले भी आईबीसी ने खबर दिखाई थी जिस तरीके से एक गौर हॉस्पिटल के ऊपर लगातार जो है खबरें भी दिखाई गई थी। फिलहाल उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज अगर बात की जाए तो अखंड एक नया मामला सामने आया है। केडीएस हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उस बच्चे का इलाज कराते हैं। फिलहाल उस बच्चे को लगातार कई दिन से वो एडमिट था, वहाँ इलाज चल रहा था, डिस्चार्ज हुआ, फिर उसे लेके आए। लेकिन जिस तरीके से उस परिवार की जो उनकी मां है और उनके जो है तो उसके उनके हस्बैंड ने सारी बात बताई, साफ तौर पे एक बात क्लियर हो गई कि जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अपने गहने बेच के, अपने खेतों को बेच के बच्चे का इलाज करा लेते। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चे की मृत्यु हो गई उसके बाद कहते हैं 15,000 रुपए और दो, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप बच्चे को जो है आप हायर सेंटर लेके जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से जो बच्चों का मामला है खंड ये देखने को लगातार मिल रहा है। फिलहाल जो सीएमओ है उनके द्वारा एक हॉस्पिटल में कार्रवाई भी की गई, कुछ और भी अन्य हॉस्पिटल थे जो अन्य स्वास्थ्य रिलेटिव थे वहां भी कार्रवाई है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ नोट कमाने के पीछे नाबालिग जो मासूम बच्चे हैं उनकी मौत हो जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और अगर बात की जाए तो जांच ही खिलते नजर आते हैं। अखंड देखिए जांच का खेल तो ऐसा है कि आंच आनी नहीं किसी को। अगर जांच से आंच आती है, अगर किसी को कोई अस्पताल बंद हुए होते, किसी को गहरा झटका लगा होता, आर्थिक झटका जिसे बोलते हैं, जोर का झटका लगा होता, तो शायद इस तरीके के कारनामे इन अस्पतालों की तरफ से नहीं किए जाते। फिलहाल जांच होती रहती है, आंच किसी को आती नहीं है। प्राइवेटाइजेशन लगातार आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का खून चूसा जा रहा है, खून चूसने का मतलब है उनके घर संपत्ति, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं, कई लोग संपत्ति गिरवी रख के इलाज करवाते हैं। पर इन जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं शैतान है। क्योंकि अगर डॉक्टर के रूप में भगवान बोले जाते हैं कि डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर के रूप में शैतान बैठे हैं, जिनका एक मुख्य उद्देश्य है केवल और केवल आम और जो मासूम लोग हैं उनको लूटना। अपनी संपत्ति गिरवी रख करके ले आओ, लाश पर ये पैसा बिल बनाते हैं, लाशों पर, जैसा कि आपने बताया कि लाश पर बिल बनाते हैं, मासूम को भी नहीं छोड़ते हैं, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी ये पैसा, ये तो धन कमा रहे हैं। तो क्या यही प्राइवेटाइजेशन, अगर ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये जनता कहाँ जाएगी? अगर किसी भी तरीके से एकमात्र सहारा बचा वो अपने आप में दयनीय बनी हुई है, इतनी दयनीय है कि हालात बद से बदतर है। शायद लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि वहां जाएंगे तो हम बेहतर इलाज हमें मिल पाएगा। शायद यही कारण है कि वो देखते हैं एक किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ। लेकिन प्राइवेट अस्पताल के जो किस्से हैं वो किस्से अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसुलझी कहानी है कि वहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं कि सही होने के लिए, लेकिन वहां होता कुछ और है। वहां पर लोगों को ना सिर्फ लूटा जाता है बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। कुछ ऐसी तस्वीर जितेंद्र बस्ती से बता रहे हैं कि हालात क्या है जी वहां पर बस्ती में, कि प्राइवेट जो संचालक है, अस्पताल संचालक, वो लोगों की, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितेंद्र, कोई सीएमओ केवल क्या खाना पूर्ति करेंगे कार्रवाई के नाम पर, या फिर किसी में सच में कठोर कोई एक्शन लेंगे जिससे कम से कम लोगों के मन में मैसेज जाए कि बस केवल खाना पूर्ति की जाएगी? नहीं जो है अखंड मैं बात करूँ पिछले वाले की बात की जाए, जो बच्चों का पिछला जो हॉस्पिटल था जिनके ऊपर कार्रवाई मैं ये नहीं कह सकती कि कार्रवाई है, ठीक है। सीएमओ साहब ने एक 5 सदस्यीय उन्होंने टीम बताई और टीम बनाने के बाद उन्होंने जांच की, पड़ताल की वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट में भी अगर बात की जाए ना, जिस तरीके से साफ बात है, पैसे का सारा खेल है, क्योंकि अधिकारियों को भी पैसा दे दिया जाता है, डॉक्टर भी वहीं के होते हैं, उनको पेमेंट पैसा दे दिया जाता है,
उनके द्वारा वहां पे खेल रख दिया जाता है, ठीक है, जांच हो गई, कार्रवाई हो गई, 2 दिन बाद फिर हॉस्पिटल को। लेकिन एक चीज खास तौर पर मैंने ये भी देखा गया कि हॉस्पिटल पर कार्रवाई तो की उन लोगों ने, ताला लगा दिया गया, लेकिन ठीक उसी के 2 दिन के बाद में सेम उसी डॉक्टर साहब ने एक नया रजिस्ट्रेशन कर दिया, और जल्दी हो सकता है खंड कि जो है वो नया एक हॉस्पिटल खोलते हुए भी नजर आएंगे। इस तरह की अगर कार्रवाई अगर जो है जो सीएमओ साहब या उनके अधिकारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दस जाना चाहिए कि जो मासूम बच्चों की जो मौत होती है, उनके जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाशों के ऊपर पैर रखते हुए जो बड़े डॉक्टर्स, जिस तरीके से डॉक्टर्स है, उनका ताला खोलने का काम अगर मैं बात की जाए तो ये सीएमओ साहब और उनके अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। अखंड धीरे बिल्कुल सही बात है कि एक रास्ता बंद होने का होता है तो दूसरा रास्ता खुलवाने का होता है, और शायद यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन खुलवा करके एक नए नाम से या नई जो भी वो बना सकते हैं उसके हिसाब से वो अपना नया काम करते हैं। फिलहाल ऐसी खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं करनी है तो खाना पूर्ति करने की क्या आवश्यकता है भाई? टीम गठन करना, अगर उस टीम के गठन करने के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई रिजल्ट निकलता है, तब तो उसका कोई मायने मतलब है। और अगर नहीं है तो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस तरीके से लापरवाह, बेपरवाह बने हुए हैं जो अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है तो कई सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है, आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, और कार्रवाई से इनके मन में कोई भय क्यों नहीं उत्पन्न होता, और अगर उत्पन्न होता तो शायद इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक नहीं होती। ये केवल बस्ती की नहीं है, लखनऊ की नहीं है, तमाम पूरे प्रदेश में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो प्राइवेट जो अस्पताल संचालक है वो मनमानी कर रहे हैं, लोगों से वसूल रहे हैं, धन उनका वसूल रहे हैं, लाशों पर वो बिल बनाते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ऐसी नजीर बननी चाहिए कि कम से कम जो इस तरीके के जो अस्पताल संचालक है उनके मन में डर और भय पैदा हो सके। फिलहाल ये कब होगा देखने वाली बात होगी। ऐसे करते करते साल दर साल लगातार बीते जा रहे हैं, लेकिन क्या सीएम योगी की, क्या इस प्रदेश का मुखिया ही हर विभाग की जिम्मेदारी लेगा, या तमाम जो अन्य लोग हैं जिनके कंधों पर उनके विभाग की जिम्मेदारी है वो लोग भी अपनी आंखें खोलेंगे और केवल खाना पूर्ति नहीं करेंगे, कम से कम कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बने। सीएम योगी की कार्रवाई ने को पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से अपराध मुक्त करने के लिए अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं वो। तो कम से कम ऐसे ही कुछ नजीर बनाइए, और जो इस तरीके के लोग हैं जो अपराध में, क्योंकि अपराध है ये भी, लोगों से धन वसूलना, अस्पताल के उनके इलाज के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलना, ये तमाम ऐसी चीजें जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो ऐसे जो भी संचालक है, अस्पताल संचालक या डॉक्टर है, उनके काले कारनामे। 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।